नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जिन्हें भारत के इतिहास से, जिन्हें भारत के गौरवशाली इतिहास से प्यार है, जिन्हें भारत की संस्कृति से, भारत की जो परंपराएं हैं उन पर मान है, उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। इसलिए क्योंकि आज नालंदा, जो एक जमाने में दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, एक ज्ञान के केंद्र के रूप में दुनिया भर में जाना जाता था, आज दुनिया में जब कभी भी यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो हम ब्रिटेन की, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम सुनते हैं। लेकिन जब इन यूनिवर्सिटीज की कल्पना भी नहीं की थी पश्चिम के देशों ने, तब भारत में नालंदा एक ऐसा ज्ञान का केंद्र था जहां दुनिया भर से लोग आते थे ज्ञान अर्जित करने के लिए। लेकिन एक इस्लामी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को नष्ट कर दिया। भारत की इस ज्ञान परंपरा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। ये कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा पर हमला किया तो उसको मालूम भी नहीं था कि यह है क्या। वो सिर्फ या तो लूटपाट के इरादे से आया था, या उसने वहां पर, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर उसने ब्राह्मणों को देखा और इसलिए उसने उन सब का समूल नाश करने का ठाना। कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल वो इसलिए आया था क्योंकि उसको लग रहा था कि यहां पर उसको धन दौलत मिलेगी। अलग अलग तरह तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन जो एक सच है वो ये है कि इस केंद्र में, नालंदा जो है, ये जो ज्ञान का केंद्र है, बिहार में था नहीं, अब तो है कहना पड़ेगा। यहां पर करीब 90 लाख किताबें थी। कुछ लोग 3 लाख कहते हैं, कुछ लोग 9 लाख कहते हैं, कुछ लोग 90 लाख किताबें बताते हैं। लेकिन इतना तय है कि 9 मंजिला इमारत थी, लाइब्रेरी थी उस वक्त। इतना ज्ञान का भंडार था। और जब बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया तब 3 महीने तक यहां जो किताबें थी वो जलती रही। लेकिन किताबें जल सकती हैं पर ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कही। जो आक्रमणकारी थे, आज उनको जवाब तो मिला, क्योंकि आज नालंदा का जो नया परिसर है, आज उसका लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में इसका जो है लोकार्पण हुआ। और एक बार फिर से नालंदा को अब एक वैश्विक प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिन्हें भारत की परंपराओं पर, भारत की ज्ञान परंपराओं पर, भारत की संस्कृति पर, भारत के गौरवशाली इतिहास पर जिन्हें मान है, उनके लिए आज का दिन बहुत महान है। लेकिन आज जब ये महान काम हुआ तो कई सवाल आज हमारे सामने खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि दरअसल आज़ादी के बाद ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत की ये जो विशाल ऐतिहासिक जो धरोहर थी, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का काम हमने क्यों नहीं शुरू किया। क्यों हम इंतजार करते रहे। हम 70 बरस तक इंतजार करते रहे। एक के बाद एक सरकारें आती गई, लेकिन भारत की ये जो महान जो विरासत थी, उन विरासत को हमने पुनर्स्थापित करने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या इन पर हमें मान नहीं था, या हम ये चाहते थे कि भारत का ये इतिहास आने वाली पीढ़ियां पढ़ ही ना पाए। और ये पाप सिर्फ इतना नहीं हुआ कि हमने इतने सालों तक, आज़ादी के इतने सालों तक हमने इन विरासत जो हमारी थी इनको फिर से स्थापित नहीं, सिर्फ इतना पाप नहीं हुआ, बल्कि इससे भी बड़े पाप ये हुए कि इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने ये जो इतिहास था, इस इतिहास को भी, जिस तरह से ज्ञान को जलाया गया था, इस इतिहास को भी जलाकर दफन करने की कोशिश की। कुछ इतिहासकारों ने, जिनके बारे में, जिनको यह भी कहा जाता है कि वो भारतीय जो इतिहास कांग्रेस थे, जिनको उसके अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया, ऐसे इतिहासकारों ने यह कहा कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था,
इसको जलाने में, इसको ध्वस्त करने में बख्तियार खिलजी नहीं, बल्कि इसको ध्वस्त करने में कुछ अतिवादी हिंदुओं का ही हाथ था। ये जो थ्योरी गढ़ी गई, इसके पीछे दो कारण थे। एक कारण ये कि हम अपने इतिहास को भूल जाएं, हम अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाएं, और हम जो इस्लामी आक्रमण हुए, ऐसे बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारी, इनकी बर्बरता को भूल जाएं। और दूसरा कारण यह भी था कि हिंदुओं में और बौद्धों में एक तरह का विभेद पैदा किया जाए। जिस तरह से आज की राजनीति में जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी तरह से हिंदू और बौद्ध को बांटने की कोशिश के तहत यह कहा गया कि जो नालंदा, जो कि बौद्ध केंद्र था, उसको अतिवादी हिंदुओं ने ध्वस्त किया। आज इन सब सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आज ये महान दिन है तो फिर साथ साथ इन सवालों के जवाब तलाशने का, और लोगों को इन नैरेटिव्स, ये जो फेक नैरेटिव्स थे, और ये जो हमने आज़ादी के बाद से लगातार अपनी जो सांस्कृतिक हमारी जो विरासत थी, हमारे जो ज्ञान के हमारे केंद्र थे, हमारे जो महान परंपराएं थी, हमने उन्हें क्यों इतने साल तक बुलाए रखा, इन सब सवालों पर चर्चा होगी। इससे पहले आज जो दृश्य था, उस दृश्य को देखना भी चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर किस तरह से नालंदा को याद किया और किस तरह से जो नई शुरुआत हो रही है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। तो आज नालंदा एक बार फिर उठ खड़ा हुआ, और यह दरअसल सभ्यताओं का संघर्ष है। कैसे सभ्यताओं को नष्ट करने की कोशिश की गई कुछ बर्बर आक्रमणकारियों ने। बख्तियार खिलजी उनमें से एक था। उसने भारत की सभ्यता, भारत की आत्मा, भारत के ज्ञान पर चोट करने की कोशिश की, यह सोचकर कि हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन सदियों रही है दुश्मन दौरे जवां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और इसलिए आज नालंदा एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है।
और ये भारत की जीत है, बर्बरता की हार है। दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर मक्खन लाल जुड़ चुके हैं, लेखक हैं और इतिहासकार हैं प्रोफेसर मक्खन लाल जी। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी। मेरे साथ जो हैं संदीप सौरभ जी जुड़े हैं, एमएलए हैं CPI-ML के पालीगंज बिहार से, और उन्होंने नालंदा से चुनाव भी लड़ा। और मेरे साथ स्टूडियो में सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत जल्द मेरे साथ डॉक्टर सूरज मंडल जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, RJD के समर्थक हैं। लेकिन प्रोफेसर मक्खन लाल जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो कुछ हमने आज तो देखा, आज का दिन बहुत एक कह सकते हैं संतुष्टि देने वाला, खुशी देने वाला है। लेकिन सर, बार बार मुझे DN झा, आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन बार बार मुझे उनके उस दुष्चक्र की, उनके उस पूरा जो उन्होंने एक जाल बुनने की कोशिश की थी, बार बार आज उनका भी स्मरण आ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति थे, और वो भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जब थे तो उन्होंने वहां से अध्यक्षीय भाषण देते हुए नालंदा पे सीधा सीधा जो है इतिहास था, इतिहास को मिटाने की, नया इतिहास लिखने की, और बख्तियार खिलजी जैसे जो आतंकी था उसको क्लीन चिट देने की कोशिश की थी। आखिर ये सब क्यों होता रहा? नालंदा और इस तरह की चीजों पर लेकर एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश क्यों होती रही? क्या सोच थी इसके पीछे, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, वामपंथी इतिहासकारों का, उनका जो खुद का अपना इतिहास है, वो अगर हास्यास्पद न रहा होता, अगर वो झूठ पर आधारित न रहा होता, अगर वो सरासर सब कुछ गलत न कहते, तो आज भी जिंदा रहते। आज न तो वामपंथ जिंदा रह पाया, न वामपंथ की आइडियोलॉजी जिंदा रह पाई, न उनके द्वारा लिखा गया इतिहास जिंदा रहा। आपने बात किया दुर्जेंद्र झा जी की, मैं कभी भी ओपिनियन में नहीं गया किसी की। एक किताब है मिन्हाज सिराज की, तबकाते नासरी जी। तबकाते नासरी, मिन्हाज सिराज जो है वो कंटेम्पोररी था बख्तियार खिलजी का, और उसने आंखों देखा हाल लिखा है। इसमें इंटरप्रिटेशन देखिए, जहां हम आप बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं रहती कि अशोक श्रीवास्तव के बजाय ये ब्रजेश श्रीवास्तव, ये मक्खन लाल के बजाय प्रहलाद नेहरा के हैं। जो चश्मदीद चीज हो रही है वो वहां गुंजाइश नहीं होती। मिन्हाज ने बहुत साफ लिखा, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मिन्हाज का अपना कैलकुलेशन है 10 से 12,000 स्टूडेंट। मिन्हाज ने अपनी तबकाते नासरी में लिखा है कि 1500 से ज्यादा टीचर मिन्हाज की तबकाते नासरी में है कि 100 स्टूडेंट पर 10 या 11 लिए जाते थे। और विद्वत्ता की चरम सीमा क्या थी? मिन्हाज की तबकाते नासरी में ही लिखा हुआ है कि पहला इंटरव्यू छात्र का तो गेटकीपर ही ले लेता था। गेटकीपर भी इतने प्रकांड विद्वान थे डिफरेंट सब्जेक्ट में कि पहला तो वही ले लेता था। तमाम तरह की जो नैरेटिव गढ़े गए, उन नैरेटिव को गढ़ने के पीछे सिर्फ एक और एक कारण था कि जो प्राचीन भारत का विशालतम और सर्वोत्तम इतिहास है उसे कूड़ा करके दिखाया जाए। जिस समय पूरा यूरोप अंधकार काल में था, कहा जाता है कि डार्क पीरियड 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक आपके पास नालंदा अकेले नहीं थी, उदंतपुरी भी था, विक्रमशिला भी थी। उसके पहले 6वीं शताब्दी में बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड वाज तक्षशिला। पाकिस्तान नहीं था, वो भारत का हिस्सा था, गांधार का हिस्सा था। तो एक जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, चाहे वो आर्यों को लेके गढ़ा गया, चाहे नालंदा को लेके गढ़ा गया, चाहे नारायण प्रताप को लेके गढ़ा गया, एक आइडियोलॉजी विशेष के तौर पे गढ़ा गया। प्रधानमंत्री ने बेहद सुंदर बात कही, उसी को मैं हमेशा इतिहासकार के शब्दों में कहता हूं, इतिहास को जरा सा भी मौका मिलता है वो जिन्न की तरह आपके सामने खड़ा हो जाता है। भगवान शंकर का वो प्रचंड रूप लेके खड़ा हो जाता है कि मैं ये असली इतिहास हूं। पिछले 100 वर्षों तक, मैं 100 वर्षों की बात इसलिए कह रहा हूं कि
तमाम इतिहास की पुस्तकें लिखी गई, लेकिन जो इतिहास की एक टेक्स्ट बुक लिखी गई वो 1906 में छपी थी, विंसेंट स्मिथ की अर्ली इंडिया। तब से लेके आज तक सैकड़ों किताबें अंग्रेजों से लेके, अमेरिकन से लेके, फ्रेंच से लेके, ब्रिटिश से लेके अपने वामपंथियों ने सब लिखी। लेकिन वो चाहे आर्य का सत्य हो, आर्यन इन्वेजन का सत्य हो, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सत्य हो, चाहे नालंदा का सत्य हो, एक के बाद एक सब कुछ अपने स्वरूप में आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं प्रधानमंत्री के शब्दों को थोड़ा सा अपने शब्दों में ढाल के, कि अशोक जी इतिहास बहुत निर्मम विषय है, बहुत निर्मम। आप चाहे जितना दबाएं, आप चाहे जितना इसको खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन मौका मिलते ही वो आपके सामने आकर अपने असली रूप में खड़ा हो जाएगा, जिसे आप झुठला नहीं सकते। ओके। देवेंद्र झा जी ने जो भी ओपिनियन दें, हमें ओपिनियन से कोई मतलब नहीं है। आंखों देखा घटना के 2-3 साल के अंदर ही मिन्हाज ने तबकाते नासरी लिखी थी। मिन्हाज के क्या पता था कि ये ब्राह्मणों ने जलाया, इन्होंने जलाया, उन्होंने, वो तो आंखों देखी लिख रहा है मिन्हाज। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, मेरे पास उस किताब का जो हिस्सा है जिसमें ये है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तबकात-ए नसीरी, इसमें तबकात-ए नासिरी, इसमें यह भी लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी ने अपने 200 घुड़सवारों के साथ अचानक हमला किया। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर ब्राह्मण थे और इन सब की हत्या कर दी गई। यहाँ बहुत सारी किताबें थी। बख्तियार खिलजी लूट के माल के साथ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचा, जिसने उसका खूब सम्मान किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लिखी हैं। एक चीज जोड़ दें अशोक जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चूंकि चले आए घटना पे, एक्चुअली जी घुड़सवारों के बाद जब वो घुसा और सबको मार दिया, 1 to all, जितने टीचर स्टूडेंट, उसके बाद वो लाइब्रेरी, 9 मंजिली लाइब्रेरी के सामने खड़ा हुआ, कहा जाके किसी को पकड़ के ले आओ। ये तबकात नासरी में ही है। तो ये बताए कि यहाँ क्या लिखा है। सारे नालंदा के जितना वो कम से कम 100, 150, 200 वो हेक्टेयर में है। मैं तो 6-7 बार गया हूँ। हमेशा मेरे मन में रहा कि जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं उनको कंपलसरी किया जाए कि जाके वो नालंदा देखें। नहीं जा सकते, तक्षशिला अलग बात है, नालंदा जा सकते हैं, उदंतपुरी जा सकते हैं जो 6 किलोमीटर दूर है, विक्रमशिला जाके देखें कि उनका क्या शिक्षा पद्धति थी। तो क्या हुआ कि जब बख्तियार खिलजी ने कहा किसी को पकड़ के ले आओ, जिंदा हो, जो बताए क्या लिखा है, 1-1.5 घंटे बाद सिपाही लौट के आते हैं। वो कहते हैं कि प्रांगण में कोई जिंदा नहीं। बिल्कुल कोई जिंदा नहीं है। इसलिए उसने कहा कि जला दो इसको। ये जो है ये जो बर्बरता, इससे पता चलता है कि क्या बर्बरता थी। लेकिन मैंने जो जिक्र किया ना, आपने ठीक कहा, हमें ये सब जो DN झा या जो इस तरह के वामपंथी इतिहास का जो we should stop bothering about them। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये सब इसलिए क्योंकि आज भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कई ऐसे जो नव बौद्ध जो लोग जो समाज में कुछ लोग ऐसे जो सोच के, जिनको लगता है कि समाज को जितना बांटो उतना अच्छा, वो आज भी वही थ्योरी जो है, वही नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे लगा आज इस पर जो है साफ साफ बात होनी ज़रूरी है। लेकिन मैं बाकी लोगों मेहमानों के पास भी जाऊंगा। मैं अभी सूरज मंडल जी का भी इंतजार कर रहा हूं। मैं संदीप सौरभ जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले जो है धनंजय गिरी जी, मेरा आज एक सवाल, मैं पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, और इसमें बिहार सरकार का, नीतीश जी का भी बहुत बड़ा रोल है, आपकी सरकार की भी इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर पहले की सरकारों ने इसको, और ये तो बहुत सारे लोग ये जो है बताते हैं कि इसके जो पहली परिकल्पना है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है, उन्होंने सबसे पहले इसकी परिकल्पना की थी कि इसको फिर से खड़ा किया जाए। तो आज उनको भी नमन है। और आपकी सरकार को इसलिए मैं बधाई देता हूं क्योंकि विकास और विरासत की जो बात कर रही है सरकार, मुझे लगता है बिल्कुल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन विरासत को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैं आज जो लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, मैं उनका सवाल आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि वो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सवाल कर रहे हैं कि भाई इतना बढ़िया काम तो हो गया, नालंदा आज फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ से 40-42 किलोमीटर दूर जो है बख्तियार खिलजी के नाम पर रेलवे स्टेशन है, कम से कम उसका नाम तो बदल दीजिए। लोग ये डिमांड कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप धनंजय गिरी जी? बख्तियारपुर कस्बा भी है। हाँ जी, स्टेशन ही नहीं जी। कस्बा तो है, लेकिन मुझे लगता है स्टेशन से शुरुआत हो, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। जी धनंजय जी।
अशोक जी, सबसे पहले आपने जो मुझे मुबारकबाद दी मैं आपको भी देता हूं और इस देश के उस तमाम लोगों को देता हूं। जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने कहा कि इतिहास वो जिन्न की तरह है, जब थोड़ा सा भी जगह मिलती है वो सच सच सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और ट्रुथ जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। उस समय के उसकी रेत उस पर पड़ी थी, वो रेत धुल गई। तो समय की रेत जब इस विश्वविद्यालय से धुली है तो बाकी जगहों पर भी धुलेगी। उसके समय का इंतजार कीजिए, सही समय आने पर सभी काम होंगे। नालंदा की हम लोग बात कर रहे थे कि उसकी अगर बात कहें तो पढ़ते सहस्त्रों शिष्य थे, वहां पर फीस ली जाती न थी। उच्च शिक्षा तुच्छ धन से यहाँ तौली जाती न थी। आज पीएम मोदी जी ने जो कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटें पुस्तकें भले जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। तो इसलिए जो समय की रेत से जब ये विश्वविद्यालय निकला है, तो समय की रेत से बाकी चीजें भी निकलेंगी, सबका सच सामने आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल पहली बार नालंदा पहुंचे और मुझे लगता है कि अपनी नजरों से निहारे और जानने के बाद उन्होंने समझा होगा कि इस यूनिवर्सिटी के बिना बिहार की परिकल्पना या बिहार को समझने में को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। हम विरासत के दावेदार हैं, दावेदार इसलिए कि हमारा अभिष्ट है कि भारत को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करना है। यह नरेंद्र मोदी का हम महायान है, अभियान है। एक तरफ जिस तरह से बाबर ने भगवान के मंदिर को तोड़ा और बख्तियार ने ज्ञान के मंदिर को तोड़ा, भगवान के मंदिर के उस ध्वंस पर साधना के शिखर बन गए। खोया हुआ गौरव हमने हासिल किया है। इंतजार था बख्तियार को जवाब देने का, खिलजी को नरेंद्र का जवाब दे रहे हैं। यह मुगलों का नहीं, मोदी का भारत है। नेतृत्व में भारत को भव्यता मिल रही है, भव्यता मिलेगी। नाल का अर्थ होता है वैसे कमल, बौद्ध धर्म में कमल जो है ज्ञान का प्रतीक था, और द का अर्थ होता है दान। तो जहां ज्ञान का दान देने वाली वो भूमि थी जिसको 1193 में बख्तियार खिलजी, जिसको प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने बहुत विस्तार से बताया और तमाम उस समय के जो लोगों ने साथ चलने वाले लोगों ने लिखा उसको उन्होंने उद्धृत किया। तो आज ये खोया हुआ अतीत को, खोया हुआ हमारा गौरव हम प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए इस देश के हर व्यक्ति को शुभाकांक्षा दी जा सकती है और आने वाले समय की शुभेच्छा की जा सकती है। दुर्भाग्य से खिलजी के खिलाफ बोलने पर भी कुछ लोगों को खल जाता है। अब दुखद ये है कि एक बर्बर के खिलाफ, एक आक्रांता के खिलाफ, खिलजी के खिलाफ बोलने से भी अगर किसी को खलता है तो इस राष्ट्र के लोगों को सोचने की जरूरत है कि ऐसे लोग इस राष्ट्र में, कहते हैं ना अशोक जी की कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर वो लकड़ी नहीं होती तो इतने समय तक ये हमारी संस्कृति को धीरे 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 दीमक की तरह जो लोग खा रहे थे, और उस पर भी कुछ लोग उस पर अलग से मट्टी डाल करके उसको और बढ़ाए जा रहे थे। वो सारी चीजें समय के प्रकाश में सब चीजें आ रही हैं और सबका धीरे धीरे सबका हिसाब होगा। बिल्कुल धीरे धीरे। और जैसे मैंने कहा कि लोगों की ये आकांक्षा है, लोगों की इच्छा है कि भाई अब बख्तियार खिलजी के नाम से जो रेलवे स्टेशन है, जो जिस कस्बे का नाम है, वो सब भी लोगों को लगता है मिटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बर्बर व्यक्ति के नाम से हम लोग जो है उसको गौरवान्वित करते रहे। मुझे लगता है कि लोग इस चाहत के साथ आज बात कर रहे हैं। लेकिन संदीप सौरभ जी, आप से मैं सीधा सीधा जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आज़ादी के बाद ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था? एक तो हमने आज़ादी के बाद ये सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारी विरासत है, हमारा इतिहास है, इसको एक बार फिर से जो है खड़ा किया जाए। ये थोड़ी है क्योंकि एक बर्बर शासक आया, उसने ख़त्म कर दिया, जला दिया, तो हम उसको जो है खड़ा करने की कोशिश ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि अब खिलजी जैसा व्यक्ति जो इस तरह की बर्बर अत्याचार कर रहा है, उसके नाम से हम रेलवे स्टेशन, हम उसके नाम से कस्बों के नाम आखिर क्यों? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपने कही कि आज़ादी से लेकर के अब तक कोई और ध्यान क्यों नहीं दिया, तो हम ये कहना चाहेंगे कि 2006 में पहली बार जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, 2006 में इसकी कल्पना की गई। 2007 के ईस्ट एशिया समिट में इसका प्रोजेक्ट रखा गया। 9-10 में वहां पे जो ईस्ट एशिया देश के जितने सदस्य हैं उन लोगों ने सहमति दी कि हम इस पे फंडिंग करेंगे। केंद्र सरकार ने भी फंडिंग की। उसी समय बिहार सरकार ने 885 करोड़ एकड़ जमीन वहां पे दी और तकरीबन 1749 करोड़ रुपए फंड 2014 तक इसको मिल चुका था। सब लोग जानते हैं कि 2010 में संसद के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी का एक्ट जो है वो पारित हुआ था। तो विश्वविद्यालय बनाने के लिए फंडिंग से लेकर के उसके लिए एक्ट तक ये सब कुछ मोदी जी के आने से पहले हो चुका था। पहले इस बात को समझ लिया जाए।
आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने गए हैं वो किसी विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने नहीं गए हैं, वो एक पहले से चल रहे विश्वविद्यालय के एक अतिरिक्त बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए। तो ये निश्चित तौर से नालंदा जो है वो गौरवशाली धरोहर रहा है। और हम तो देख रहे हैं कि मोदी जी से पहले भी नालंदा जो है, जहां पे आज मोदी जी गए थे जी, उस जगह की अहमियत थी और पहले की सरकारों ने इसको किया। पहले की सरकारों ने पहले क्यों नहीं किया, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी और पहले आकर के उद्घाटन क्यों नहीं करके चले गए, या पहली बार क्यों गए। तो ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि एक यूनिवर्सिटी बना। नहीं आपने संदीप जी, इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको यूनिवर्सिटी को लेकर संदीप जी मैं बस हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आपको समय दूंगा। जो आप इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको, मैंने इस कंटेक्स्ट में, और जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, 2006 से ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई और इसकी सबसे पहली परिकल्पना मैंने बताया डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने की थी। ये सब चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन जब मैं पहले की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी के बाद से हमने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। मैं उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ये ठीक है 2006 में सरकार थी, तो मेरा इस संदर्भ में सवाल है कि मुझे लगता है कि इसको पहले की सरकारों ने आखिर क्यों नहीं सोचा, आज़ादी के बाद हम लोगों ने सब चीज़ें क्यों नहीं सोचा, इस कंटेक्स्ट में मेरा सवाल है। अब आप अपनी बात रखें और मैं साथ साथ ये भी कि खिलजी अब क्यों हो हमारे बीच में। जी, एक बार और सुर्खियों में नालंदा विश्वविद्यालय आया था, जब आप जानते हैं कि पहले चांसलर जो नालंदा यूनिवर्सिटी के हैं वो अमर्त्य सेन थे, जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और अमर्त्य सेन जब वहां के चांसलरशिप से वो हटे तो उन्होंने एक लेटर जारी किया था, उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन उस समय केंद्र सरकार के ऊपर लगाए थे, ये कहते हुए कि यूनिवर्सिटी का जो ऑटोनॉमी है, उसकी जो स्वायत्तता है वो कमजोर किया जा रहा है और साथ ही साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी बढ़ गया है। और ये केवल अमर्त्य सेन ने नहीं कहा, बल्कि उनके बाद जो चांसलर थे, सब लोग जानते हैं कि उसके बाद जो सिंगापुर के विदेश मंत्री उस समय के थे, वो वहां के चांसलर थे, उन्होंने भी ये बात कही कि बगैर कोई कारण बताए मुझे चांसलरशिप मेरा रिन्यूअल नहीं हुआ और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हमारे लिए रेडी था तब भी नहीं हुआ। तो एक यूनिवर्सिटी को लेकर के मौजूदा सरकार का जो नजरिया रहा, अब आज जो हुआ, जिस तरीके से इवेंट क्रिएट किए जाते हैं, जिस तरीके से 10-10 कैमरे लगाए जाते हैं, वो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज को लेकर के जो मौजूदा सरकार की एक रवैया रहा है, वो रहा है कि वहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी बढ़ाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी में अभी एक नारा कह रहे थे कि फीस भी ज्यादा ना हो, ज्ञान भी मिले। आप देखिए कि सिंपल ग्रेजुएशन का फीस भी वहां पे एक साल में लाखों रुपए लग रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात है। और जिन किसानों ने जमीन दी थी उस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, मैं अभी वहां से चुनाव लड़ रहा था तो मैं उस इलाके में भी गया। वहां के किसानों का कहना है कि उनके बच्चे इतनी महंगी फीस के चलते वहां नहीं पढ़ सकते हैं। उस विश्वविद्यालय के वो छात्र हो ही नहीं सकते हैं। आप 1.5 लाख फीस एक साल का अगर ले रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल मास्टर्स की पढ़ाई का अगर फीस इतना ज्यादा है, कोई उन बच्चों के लिए, वहां के किसानों के परिवारों के लिए कोई इंटरनल वहां पे कोई कोटा नहीं है और फीस इतना ज्यादा है, तो हम केवल यही कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी जो बना है, इसको हेफा लोन के माध्यम फ्यूचर में सरकार लाने की ना सोचे कि हम विश्वविद्यालयों को लोन देंगे, बल्कि इसके लिए ग्रांट जो है वो 18 देशों से लगातार मिलता है। तो उस ग्रांट से इसको सस्ता यूनिवर्सिटी, एक एफोर्डेबल यूनिवर्सिटी, जहां गरीब तबके के लोग भी रिसर्च कर सके, पढ़ाई कर सके, उस तरह का इसको बनाना चाहिए। ठीक है, अभी के सरकार का रुख उसका ठीक उल्टा है। ठीक है, तो हम उद्घाटन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी के कंटेंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के कंटेंट पे, मुझे एक चीज, मैं प्रोफेसर मक्खन मौका दूंगा, तब तक मेरे साथ डॉक्टर सूरज मंडल भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। और आपने मेरा सवाल अभी भी वो सवाल बना हुआ है, खिलजी के नाम से आज हम क्यों रेलवे स्टेशन रखे, आज हम क्यों रखे। मेरा 1 मिनट, मैं उस पर लूँगा, आपसे जवाब लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात करूँ, जो आपने कहा, मुझे ये जो अमर्त्य सेन जी का जिक्र किया, उस वक्त एक और विवाद हुआ था जिसका जिक्र आप करना भूल गए। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ये भी लिखा था कि अमर्त्य सेन यूनिवर्सिटी के चांसलर या वाइस चांसलर होने के नाम पर बहुत सारा पैसा लेते रहे, लेकिन उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप शायद वही बात रखना चाहते हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है मेरे बराबर आप अच्छे से इस बात को रखेंगे। ये विवाद भी हुआ था कि अमर्त्य सेन जो है लाखों रुपया वहां के पद पर करोड़ों रुपया लेते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के काम को, प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये पूरा विवाद भी सामने, मुझे अच्छी, मैं आ रहा हूँ सर, एक मौका दूंगा आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम नालंदा का जो नवजागरण है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज नालंदा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ, जिसको इस्लामी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था, हमला किया था। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल कई सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है 2-3 सवाल जो हैं जिनके इर्द गिर्द मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो काम है, भारत की जो विरासत से जुड़ी चीज़ें हैं, उनको इतने सालों तक आज़ादी के बाद हमने क्यों भुला कर रखा? हमने क्यों इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? क्यों हमने इन चीज़ों को, भारत के जो ऐसी गौरव की चीज़ें थी, हमने उनको स्मरण नहीं किया? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि इस इतिहास को जिस तरह से खिलजी को एक क्लीन चिट देने की वामपंथी इतिहासकारों ने कोशिश की, इसके पीछे क्या सोच थी? और फिर आम लोगों का सवाल ये है, जो लगातार लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, कि बख्तियार खिलजी जैसे लोगों के नाम पर हमारे रेलवे स्टेशन और बस्तियां आखिर क्यों बसें जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे? इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान, प्रोफेसर मक्खनलाल जुड़े हुए, लेखक हैं, इतिहासकार हैं, धनंजय गिरी बीजेपी से जुड़े हैं, डॉक्टर सूरज मंडल राजनीतिक विश्लेषक हैं, संदीप सौरभ हैं, MLA CPI-ML के पालीगंज बिहार से, और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक। जल्दी से प्रोफेसर मक्खनलाल जी आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं डॉक्टर सूरज मंडल आपके पास आता हूँ। मैं बहुत ब्रीफली जी संदीप सौरभ जी की बात को 2 भागों में डिवाइड करके देख रहा हूं। एक बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं उनसे, और ये मैं पिछले 25 वर्षों से कह रहा हूं, लिख रहा हूं, कि देश को अगर आगे ले जाना है तो शिक्षा को पूर्णतः फ्री करना पड़ेगा। आपको शिक्षा के लिए पैसे का महत्व नहीं है, शिक्षा को आपको उस स्तर पे ले जाना पड़ेगा जहां नालंदा था। ओके। जो डिजर्व करता है उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, हर तरह से मदद हो। दूसरी बात मैं बता दूं, सौरभ जी को शायद अंदाजा नहीं है, 1912-13 में हम लोगों ने एक व्हाइट पेपर बनाया था, जिसका हिस्सा मैं भी बहुत डिटेल में था। उन्होंने बताया, सौरभ जी ने खुद, 2006 से 2014 तक 1749 करोड़ रुपए खर्च हुए
सीएजी ने ऑडिट किया था जिसमें कई करोड़ रुपए तो होटल का बिल था जिसमें अमर्त्य सेन साहब आके रहते थे। लाखों रुपए पानी के बिल थे महोदय, ये सारे व्हाइट पेपर दिखाए थे। और वास्तविकता है ये है कि 2014 तक मोदी की और बीजेपी की सरकार नहीं थी। जिनको अपॉइंट किया गया वाइस चांसलर डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी, जिनको रजिस्ट्रार अपॉइंट किया डिग्री कॉलेज यही दिल्ली में लेक्चरर थी। उस जमाने में जेएनयू और दिल्ली के वाइस चांसलर को 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी, उन्हें 7 लाख रुपया महीना तनख्वाह दी जा रही थी। क्या 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 फिर से बताइए सर। 7 लाख रुपया महीना तनख्वाह दी, क्योंकि वहां डॉलर में तनख्वाह दी जाएगी। नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तनख्वाह डॉलर में दी जाती थी। अमर्त्य सेन ने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो जेएनयू के वाइस चांसलर को 1.5 पौने 2 लाख, वहां 6 से 7 लाख रुपए। रजिस्ट्रार की तनख्वाह, वो भी लेक्चरर ही थे एक डिग्री कॉलेज में। कुछ भी नहीं हुआ सौरभ जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। बस इतना बता देना चाहता हूं कि जिस दरवाजे पे कूड़ा रखा जाना चाहिए वहीं रखिए। 2014 के पहले जब कुछ भी नहीं हुआ तो जहां जिन लोगों ने, अमृत सेन ने कहा बहुत इंटरफेरेंस है, बहुत इंटरफेरेंस है। अरे किसका इंटरफेरेंस था, अब ये बताएं। वो 2014 में उन्होंने जब छोड़ा तो मोदी तो नहीं थे ना, कहीं बिहार सरकार थी और दिल्ली सरकार थी। ठीक है, लेकिन जो आपने जो इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसी में कहूँगी 759 करोड़ रुपए खर्च हुए उनके, और जो 5 स्टार होटल्स में ठहरते थे 1749 करोड़। बाप रे बाप रे बाप रे, खुद बताया। बाप रे बाप रे। तो मतलब इतना पैसा हम सिर्फ जो है एक व्यक्ति के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और वो भी और जबकि काम कहीं आगे नहीं बढ़ा। ताज पैलेस होटल में भी नहीं रुके, वो ताज मानसिंह में रुकते थे। चलिए, कभी भी ताज पैलेस। चलिए सर, ये मुझे लगता है बड़ा के, लेकिन मैं एक मिनट आ रहा हूँ, रुकिए सर, रुकिए। मैं डॉक्टर सूरज मंडल के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर सूरज मंडल, सवाल आज हम चर्चा, अब थोड़ा सा देर से जुड़े, हमने कई बिंदुओं पर चर्चा की, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई अब खिलजी के नाम पर हमारे यहाँ जो है, हम रेलवे स्टेशन जहाँ पर हम नालंदा फिर से खड़ा हुआ, उससे 40 किलोमीटर दूर, आप भी बिहार के जानते हैं, वहाँ बख्तियार खिलजी के नाम पर रेलवे स्टेशन है, उसके नाम पर बस्ती है। ये सब आक्रमणकारियों के नाम हम क्यों अब तक ढो रहे हैं भाई? डॉक्टर मंडल जी, डॉक्टर सूरज मंडल, डॉक्टर सूरज मंडल की आवाज, ऑडियो नहीं आ रही है। ओके, जरा डॉक्टर सूरज मंडल की जरा ऑडियो ठीक करने की कोशिश कीजिए, मैं आता हूं। संदीप सौरभ, रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। ये नाम अब हम क्यों ढो रहे हैं? सूरज मंडल जी, 1 मिनट में ठीक करा के आता हूं आपके पास, जरा जल्दी से। नाम चेंज करने का मैं कभी भी समर्थक नहीं रहा हूं, और आक्रमणकारी का बात नहीं है। ये तो इतिहास में मान लिया, आपने ही कहा कि डीएन झा, प्रोफेसर डीएन झा, और कुछ इतिहासकारों का कुछ और मानना है, तो ये चीजें अपनी जगह पे है। नहीं सर, मैं एक मिनट सर, खिलजी के खिलाफ मैं ये कह रहा हूं कि किसी आक्रमणकारी को जब आप बख्तियार खिलजी कहते हैं, तो बख्तियार खिलजी का तो कोई यहाँ पे उनके परिवार के लोग हैं नहीं। असल में उनके नाम पर देश में फिर उसके बाद मुगलों को जोड़ा जाता है, औरंगजेब को जोड़ा जाता है, और अल्टीमेटली जो टारगेट किया जाता है वो अभी के जो जिंदा हैं, जो चल नहीं सर, नहीं सर, नहीं संदीप जी, कॉमन सेंस। संदीप जी आप बहुत, संदीप जी एक मिनट, आप बहुत खतरनाक, संदीप जी सुनिए, आप बहुत खतरनाक लाइन ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि हम आज के हम जो आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी, उनको आज भारत के मुसलमानों से अगर आप जोड़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप पाप कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जो भी ये कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है वो पाप कर रहा है। मुझे लग रहा है वो पाप कर रहा है। भारत के मुसलमानों के साथ अगर कोई विदेशी आक्रमणकारियों को जोड़ रहा है तो इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता संदीप जी, जो आप कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं सर, आप कर रहे हैं। आपने कहा ये करने की नीति लोग बनाए हुए हैं। नहीं सर, कौन बना रहा है? कौन कह रहा है? आप आक्रमण का, आप विदेशी आक्रमण, आप खिलजी नहीं, खिलजी के परिवार का कोई नहीं है, तो इसका मतलब जो खिलजी, हम ये मान दें कि खिलजी ने नहीं चलाया, आप वही डीएन झा की लाइन पर जा रहे हैं। मत मानिए, आप डीएन झा की लाइन पर जा रहे हैं ना सर। ये तो डीएन झा और बाकी लोग लिख रहे हैं, वो तो इतिहासकारों का चीज है। नहीं तो नहीं मेरा नहीं सर, तो आप नहीं संदीप जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। या तो आप खिलजी को विदेशी आक्रमणकारी मानते हैं, ठीक है ना, या नहीं मानते, आपको लगता है कि नहीं वो नहीं था जी,
ये तो यहाँ के हिंदुओं ने जलाया, बड़ी साफ सी बात होगी ना। और इसीलिए खिलजी के नाम नहीं हटाना चाहिए। या आपको लगता है आक्रमणकारियों के नाम पर भी भारत में नाम होने चाहिए, जगह जगह विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर भी हमें देश की इमारतों के नाम रखने चाहिए, एयरपोर्ट के नाम रखने चाहिए। ये दो उंगली में से एक उंगली पकड़ने वाला मसला नहीं है सर। ये इतिहास में एक पॉइंट है जिस पे इतिहासकारों के बीच में विचार विमर्श है, डिबेट है। उस पे हम यहाँ तो निर्णय नहीं दे सकते हैं कौन सा एंगल सही है, कौन सा एंगल सही नहीं है। नहीं, आप विधायक है सर। सर सुनिए, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, सुनिए सर, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आपने जो कहा नहीं सुनिए संदीप सौरभ जी, आप विधायक हैं। कल को आपके इलाके के अगर 1000 लोग ये लिख कर देंगे कि भाई हम आपके पास लेकर आएंगे, एक डिमांड लेकर आएंगे कि खिलजी के नाम से रेलवे स्टेशन है, इलाके का नाम नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। आप कह सकते हैं लोगों से कि नहीं जी मैं तो खिलजी का समर्थक हूं, मैं तो इस बात का समर्थक हूं, खिलजी ने जो किया बढ़िया किया, इसलिए मैं नहीं हटाना चाहता। या आप कह सकते हैं खिलजी पर क्योंकि विवाद है, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप अगर स्टैंड नहीं लेना चाहते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी दुविधा में है कि खिलजी जो है आक्रमणकारी नहीं था। और इसी सोच का तो देश में विरोध होता है। यही एक खतरनाक सोच है मुझे लगता है। सौरभ दुबे क्या कहेंगे आप सर? सौरभ दुबे, देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व की धरोहर और हमारे भारत का गौरव था। तो जिस प्रकार से जो हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्र धनाप्नोति धना धर्म तद सुखम, उस विद्या का जो है वो पूरे विश्व की जाना माना विश्वविद्यालय था, जहां पर विश्व भर के लोग छात्रों आकर के वहां पर पढ़ाई करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। और आप समझिए, जो आक्रांता की बात करने में लोगों को शर्म आ रही है, खिल्ली जो आक्रांता वहां पर आक्रमण किया, उन्होंने सिर्फ उस यूनिवर्सिटी को नहीं चलाया जो 3 महीने तक लाइब्रेरी चलाई, उन्होंने भारत की धरोहर को, उसकी सांस्कृतिक विरासत को, भारत के वैभव को जलाने का प्रयास किया, जो भारत ज्ञान के संदर्भ में जो है विश्व गुरु का दर्जा जिसको प्राप्त था। लेकिन जिस प्रकार से अभी देखिए कह रहे हैं ना कि खिलजी नहीं है, मर गया, उसके अरे भैया उसकी सोच तो अभी भी जिंदा है। देखिए, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति बने थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरू जी से कहा कि ऐसा करते हैं, सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण करा लेते हैं। तो वहां पर क्या जवाब दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है नेहरू जी ने कहा कि सरकारी पैसे से एक भूटी कौड़ी भी आपको नहीं दी जाएगी नवीनीकरण के लिए। आपको इसके नवीनीकरण के लिए जो है अपने से अगर धन कहीं अर्जित करना हो करिए, हम सरकारी पैसा 1 रुपए फंड नहीं देंगे। ये किस बात का प्रमाण था? ये मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रमाण था। और देखिए, जब आप दिल्ली की सड़कों पर कहीं भी जाएंगे, औरंगजेब रोड पे, बाबर रोड पे, हुमायूं रोड पे, उसके बदले में जो बनाया गया, उसके बदले में जो विरासत पैदा की गई, वो क्या पैदा की गई? इंदिरा गांधी टर्मिनल, नेहरू टर्मिनल। सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे आप हिंदुस्तान के अंदर चले जाइए, जितने एयरपोर्ट के नाम देख लीजिए, जितने रेलवे स्टेशन के नाम देख लीजिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब उसकी जो है प्रतिमा का जो है अनावरण होना था, उसको वहां पर स्थापित करने की बात कही गई, तो यही कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब आक्रांताओं की बात आती है, खिलजी की बात आती है, मुगलों की बात आती है, खास तौर पे वामपंथियों का मानना यह है कि मुगल कहीं बाहर से नहीं आए थे, मुगल हमारे ही थे। सिर्फ अंग्रेज को वो कहते हैं अंग्रेज भैया बाहर से आए थे, मुगल तो हमारे ही भाई थे। जो उन्होंने तोड़ा, जो हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाया, जो हमारे वैभव को कलंकित करने का प्रयास किया, हम उसको कभी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको अगर हम गलत बोलेंगे तो जो हमारी विचारधारा है जो विदेश में पल रही है, वो कहीं ना कहीं जो है उनको जो फंड आता है, जो उनके माध्यम से जो उनकी एक विरासत थी, वो तो खत्म हो गई ना। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, केरला, अब लगभग वो विरासत खत्म हो रही है। लेकिन ऐसी मानसिकता पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री ने जो हमारी पुरानी विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को जो है उसका नवीनीकरण हुआ, और आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई, पूरे देश को बधाई कि हमारे देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को, इस पाठ को पाठ्यक्रम में डालना चाहिए। एनसीईआरटी को मैं निवेदन करता हूं। और इस इतिहास को जो लोग मना करते थे ना कि गोधरा को पढ़ाया जाना चाहिए, गोधरा को पढ़ाने वाले लोग, पैरोकारी करने वाले लोग, अब इस चीज की पैरोकारी होनी चाहिए कि इसके इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारी इतनी बड़ी विरासत को किसने जलाया, क्यों जलाया। अमर्त्य सेन के नाम पर जो है इतने पैसे फंड से, उस समय की तनख्वाह सोचिए, जो अभी बता रहे हैं हमारे इतिहासकार, उस समय कितने बड़ा अमाउंट होता था।
तो इसकी जो है पूरी जो है जो आपने यहाँ Okay. पर परिभाषित किया है वो कहीं ना कहीं जो है इन वामपंथियों को और कांग्रेसियों को सीख लेनी चाहिए Okay. कि हमारी विरासत को किस प्रकार से नवीनीकरण ओके कराने धनंजय का जी, मैं आपको सौभाग्य मौका दूंगा मिलना क्योंकि चाहिए। जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था वो जो है हमारे साथ सौरभ जी हैं। सौरभ जी ने तो करीब करीब इस बात की उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा आप लोग दरअसल इसके जिम्मेदार हैं कि जो है मुगलों के आक्रमण को आज की पीढ़ी से जोड़ देते हैं। मैं इस पर लेकिन जल्दी से एक रिस्पॉन्ड मैं डॉक्टर सूरज मंडल का ले लेता हूँ। डॉक्टर सूरज मंडल, मेरा आपसे भी वही सवाल है। मैं पूछता हूँ कि खिलजी के नाम हम क्यों ढो रहे हैं आज भी हम? क्या आपको नहीं लगता इनको बदल देना चाहिए? जब नालंदा फिर से खड़ा हुआ तो खिलजी को तो जो है दफन हो जाना चाहिए। नाम तो कई बदलने चाहिए और अभी जो परिस्थिति है, जो आपने कहा नालंदा उठ खड़ा हुआ, तो नालंदा के बारे में जो टिप्पणी की गई, अभी आपने कहा कि डीएन झा ने ये नैरेटिव दिया, ये उनका तो एक शोध, उस शोध के तहत उन्होंने किया। आज कौन लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो भाषण में कहते हैं कि यूएन सैंग जो है वो बोले थे कि मेरा घोड़ा और ये चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के सामने कहानी गढ़ते हैं। तो ये मैं भी इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं इतने इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई भी बात का नैरेटिव इतना आसान होता है कि आप सीधे सीधे कह दे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो एक बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो परिस्थिति आज बुद्धिस्ट या हिंदू या हिंदुओं में भी जो अलग अलग शाखाएं थी, जैसे कि कोई वैष्णव था, कोई शैव था, कोई शक्ति का उपासक था, उनके आपस के बीच के जो तालमेल थी वो आज नहीं, आज की जो परिस्थिति आज के चश्मे से अगर उसको देखेंगे तो सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। दूसरे ने जो भी किया उसमें नीतीश जी पूरे के पूरे साझेदार थे। आज भी नीतीश कुमार जी सरकार में है भारत। नहीं, नीतीश जी की तो बात हमने शुरू में भी करी, लेकिन मुझे समझिए क्योंकि आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप इस नैरेटिव को आज भी सही मान रहे हैं। मैं जितना मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लग रहा है आप भी शायद इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के पक्षधर लग रहे हैं कि जो है वो खिलजी ने नहीं किया था। तो ये खतरनाक सोच है ना कि अगर हम खिलजी को किसी भी आधार पर हम आज भी जो है अगर क्लीन चिट देने की सोच हिंदुस्तान में, मैंने कहा इस तरह के लोग, और यही खतरनाक सोच है कि हम खिलजी को तो क्लीन चिट दे दें और उसके बाद जो है हम कहें कि नहीं जो है अपने इतिहास को भुला दें। ये खतरनाक सोच है। मैं आऊंगा इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए धनंजय गिरी जी, एक छोटा मौका दूंगा आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तो टुक आप देख रहे हैं नालंदा के नव जागरण पर हम चर्चा कर रहे हैं और जल्दी से धनंजय गिरि जी, जो एक सौरभ दुबे जी ने कहा कि खिलजी एक व्यक्ति तो था लेकिन साथ साथ एक सोच भी है, तो क्या आपको लगता है आज भी अगर हम खिलजी को की खिलाफत करने के लिए तैयार नहीं, आज भी हम खिलजी के नाम को हटाने को लेकर इतना इफ एंड बट कर रहे हैं, एक अलग अलग नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड नहीं है क्या? अशोक जी बिल्कुल खतरनाक है। देश के इतिहास को दलों के चश्मे से देखने का जो हालत है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। खिलजी हो या बाबर, बर्बर थे, आताताई थे, बलात्कारी थे, लुटेरे थे, और बलात्कारी को बाप कहने की भारत की संस्कृति तो बिल्कुल नहीं रही है। और मुल्क के मुसलमान को मुगले से जोड़ना मुनाफत और मक्कारी है। एक दल के वोट की सरमायादारी करने की तैयारी है ये बिल्कुल गलत है। हम ये नहीं करते। लेकिन सौरभ जी ने जो कहा उसमें, उसके लिए वो बीजेपी को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ठहरा है कि वो अपने दलीय हित को साध रहे हैं ना, वो दलीय हित को साध रहे हैं। और ये चाइना वार जब हुआ था तो उस समय तो कांग्रेस के गृह मंत्री थे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, और उसी समय ये लोग दो भाग में टूटे थे। एक भाग तो ये कहता था कि पाकिस्तान, भारत ने चाइना पर हमला कर दिया है, तो दुनिया में कहीं कम्युनिस्ट हो और वहां डेमोक्रेसी हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन ये इनका इतिहास पुराना है और ये भारत की मिट्टी से कभी जुड़ी नहीं पाए, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फ्रेंचाइजी चलाते हैं ये लोग। दूसरी बात, हम तो मुल्क के मुसलमान इस देश की मिट्टी से जुड़े ये चाहते हैं, तो कोई मुगलों से ना जुड़े। हम इन्हें नहीं कहते कोई बुत परस्ती करे, लेकिन वतन परस्ती तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए और वतन परस्त हर एक का होना चाहिए। जो लोग शरिया कानून मानने की बात करते हैं वो लोग पहले नमक का शरीयत देना सीख लें। लेकिन कुछ लोग मुनाफत, मक्कारी और वोट के जाल में इस देश में एक गलत नैरेटिव, गलत एजेंडा, दलों के चश्मे से देश को देखने का जो काम करते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और जब जैसे आप बता रहे थे कि आपके शो के शुरू में इस देश के युवा, देश की जनता सब कह रही थी तैयारी नालंदा के बाद तक्षशिला तक की होनी चाहिए। पाणिनि और चाणक्य की साधना भूमि को प्रणाम करने का दिन दूर नहीं है। रावलपिंडी से रास्ता निकालना, तो वहां से डिप्रेस को एक्सप्रेसवे बनाने का समय आ रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेहरू का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ओके, डॉक्टर सूरज मंडल, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आप जुड़े हैं, आभारी हूं आपका। 1 मिनट में अगर आप कुछ अपनी बात रखना चाहें इस पूरे विषय पे, मुझे नहीं मालूम मेरे आप तक मेरी आवाज पहुंच रही नहीं, लेकिन जल्दी से। नहीं, आपकी आवाज तो पहुंच रही है, पता नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं जी। लेकिन मैं एक बात निश्चित तौर से कहूंगा कि आज जो ये कह रहे हैं राजनीतिक दलों के चश्मे से, आज के परिप्रेक्ष्य में अपने इतिहास को देखना, इतिहास के साथ एक न्याय आप नहीं कर रहे हैं। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय में, मैं जानता हूँ कि कोई भी बात कहने के पहले उस पर शोध होके और उसकी एक आप नैरेटिव दे रहे हैं। उस नैरेटिव के पीछे आपकी क्या कितनी पढ़ाई है, कितने आपने उसको ये कहा है। जहां तक नाम बदलने की बात, नाम तो कई बदलने चाहिए। एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी के नाम से क्या आपने बनाया, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछता हूँ कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है सो सवर्ण वर्गों के लिए है, और इसमें जो है आप हिंदू मुसलमान कहते रहिए। यूनिवर्सिटी अम्बेडकर विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं डॉक्टर सूरज मंडल, आप ये प्रस्ताव रखें कि जो बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होना चाहिए और उस बस्ती का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होना चाहिए। मुझे लगता है देश की सभी पार्टियां सपोर्ट करेंगी। आप ऐसा प्रस्ताव रखिए, आरजेडी की तरफ से रखिए, और मुझे लगता है मैं इस पर शो करूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा, इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन आपने कहा आप इतिहास पढ़ाते सिर्फ 30 सेकंड में। इतिहासकार डॉक्टर मक्खन लाल जी है, डॉक्टर मक्खन लाल वो कह रहे हैं इतिहास तो हम भी पढ़ाते हैं, एक हमारा नैरेटिव भी है। जल्दी से 30 सेकंड में। देखिए, इतिहास में नैरेटिव किसी का व्यक्तिगत नहीं होता। इतिहास में नैरेटिव सिर्फ तत्कालीन प्रमाणों का होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आपका अपना नैरेटिव हो सकता है, हमारा हो सकता है, लेकिन जो साक्ष्य हैं ओरिजिनल वो नैरेटिव है। और ये नाम बदलने की प्रक्रिया में एक छोटी सी बात, ये आधा मिनट में। एक शहर था सेंट पीटर्सबर्ग, 1703 में पीटर द ग्रेट ने बनवाया था उसे। उसका नाम किसी जमाने में लेनिनग्राद रख दिया गया, लेनिनग्राद भी बदल के स्टालिनग्राद रखा गया। अब पुनः सेंट पीटर्सबर्ग स्थापित हो चुका है। ओके धनंजय जी, माफी चाहता हूँ, समय बिल्कुल नहीं है, ओवरशूट कर रहा हूं मैं।
लेकिन कुल मिलाकर ये जो डिबेट है, मुझे लगता है जो बिंदु इसमें उठे उस पर पूरे देश को सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। इतिहास के साथ इस तरह का छलावा नहीं होना चाहिए। इतिहास कोई वामपंथी इतिहासकार है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा इतिहासकार है, तो इतिहास को ख़त्म करने की, मिटाने की और रीराइट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।